यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी केमिस्ट्री विद मानसी। इसमें मैं क्लास 11th और 12th के एनसीईआरटी केमिस्ट्री के जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें से आपको समझाती हूँ, सिखाती हूँ और ख़ुद भी सीखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप चाहे जितना सीखो कम पड़ता है। तो इस बेसिस पे मैं आपका भी रिवीजन करवाती हूँ, खुद का भी रिवीजन करती हूँ। तो मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसको मैंने थोड़ा डेकोरेटिव वे में रखा है, क्योंकि एज़ यूजुअल कि जब आप कोई कलरफुल चीज़ देखते हो तो आपको और पढ़ने का मन करता है। जैसे आप ब्लैक एंड वाइट कोई बुक देखते हो तो आपको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, बट आप कोई डायग्राम वाइज कोई पेज देखते हो या कोई कलरफुल बुक देखते हो तो आपको ज़्यादा पढ़ने का मन करता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको डेकोरेटिव रखा है। होप सो आपको पसंद आएगा। तो हम लोग चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो हमने चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे अभी हम, जिसमें से हमने एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रखी है, केमिस्ट्री की नेचर ऑफ मैटर पढ़ रखा है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के बीच में डिफरेंस देख रखा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में डिफरेंस देख रखा है। कल हमने पढ़ा था एसआई यूनिट्स के बारे में। 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, उनकी एसआई यूनिट्स होती हैं, उसी से हम यूनिट्स को डिराइव करते हैं। तो आज जो हम पेज पढ़ने जा रहे हैं, आज बेसिकली हम 2 पेज पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस पेज में थोड़ा कम क्या कहते हैं समझने वाला है, थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा हम जल्दी कंप्लीट करेंगे, इसलिए मैंने 2 पेजेस को इंक्लूड किया है। तो चलिए आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं न्यू पेज से। प्रीफिक्स यूज्ड इन एसआई सिस्टम। प्रीफिक्स मतलब होता है, प्री मतलब होता है पहले। देखिए, जो भी शब्द आपको समझ ना आए उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। गूगल का आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इंग्लिश, आजकल तो इंग्लिश की बुक चलती रहती है, तो इंग्लिश में कोई भी शब्द आपको समझना है उसको आप लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करिए गूगल के थ्रू। आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी पढ़ाई, आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा। तो प्रीफिक्स मतलब पहले एसआई यूनिट्स जो होती हैं उनमें जो पहला यूज़ किया जाता है, प्रीफिक्स यूज़ किए जाते हैं, उसके बारे में हम इधर देखेंगे। अगर 10⁻24 है तो हम यक्टो यूज़ करते, योक्टो यूज़ करते हैं, जिसको हम स्मॉल वाई से यूज़ करते हैं, सिंबल उसका होता है। ऐसे ही यहाँ पर 10⁻21 है, जेप्टो इसको बोलते हैं। आपको पता है जेप्टो, ये मुझे हमेशा याद हो गया है क्योंकि जेप्टो वही डिलीवरी पार्टनर जो है अपना। तो 10⁻21 जेप्टो, जिसे हम स्मॉल जेट से यूज़ करते हैं। वैसे ही यहाँ पर देखिए सब आपके 10⁻ में जो भी मल्टीपल हैं वो लिखे गए हैं, उसके प्रीफिक्स लिखे गए हैं और उसके लिए क्या सिंबल हम यूज़ करते हैं वो लिखे गए हैं। जैसे यहाँ पर नैनो पता है हमें, 10⁻⁻9 होता है, जिसको हमने स्मॉल n से डिनोट किया हुआ है। अभी हमने क्या कहते हैं किलो है 10⁻3 को, जिससे मल्टीपल रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें फिर इसको स्मॉल k से यूज़ किया गया है। तो ये सिंबल्स आपको याद रखने हैं, ये आपके आगे जो भी यूनिट्स आप यूज़ करोगे उसमें आप कहते हैं इसमें लगाओगे। प्रीफिक्स इसलिए कहा गया कि जो भी आपकी एसआई यूनिट्स हैं, आपने 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ समझी हैं जिसकी हमने एसआई यूनिट्स देखी थी, उसी में अगर क्या कहते हैं 10⁻1 लग जा रहा है, 10⁻3 लग जा रहा है एक्स्ट्रा, तो उसको हम जैसे उसको हम कि 10⁻3 को हम स्मॉल k से डिनोट कर देते हैं। तो यही सब सिंबल्स आपको याद रखने होंगे, ये टेबल आपको याद रखनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। कुछ चीज़ें आपको कहते हैं जैसे ये जेप्टो, योक्टो, ये इतना यूज़फुल नहीं है, बट आप याद रखोगे तो आपकी ही नॉलेज गेन होगी। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी कहते हैं जेप्टो से लेकर मुझे यहाँ तक याद है, गीगा तक, ठीक। उसके बाद मुझे ये और ये सब याद नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगी मुझे भी याद होने चाहिए, ठीक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, मास एंड वेट। मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें मैं कौन सा कलर यूज़ करूँ जो और अच्छा लगे। आप मुझे क्या कहते हैं सजेशंस दीजिएगा कि मुझे कौन से कलर यूज़ करने चाहिए ऐसे लिखने के लिए, क्योंकि मुझे कलर का समझ नहीं आ रहा। मुझे पेज मेरा बहुत डेकोरेटिव रहता है, पर मेरे को जब यूज़ करती हूँ पेन तो उसमें वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो ट्राई करते हैं, अभी तो बहुत आगे पढ़ना है, तो देखते हैं। हमारा टॉपिक है अब नेक्स्ट मास एंड वेट। ये थोड़ा सा सिमिलर ही हो जा रहा है, रेड ही रखते हैं।
मास, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, हमारा जो भी सब्सटेंस होता है उसमें जितना भी अमाउंट प्रेजेंट होता है मैटर का, उसे हम मास कहते हैं। ठीक, ये बहुत कॉमन डिफरेंस, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बहुत बेसिक चीज़ भी है, बहुत जल्दी हम भूल भी जाते हैं। बट ये जो 11th का टॉप पेज है, ये टॉपिक जो है चैप्टर, वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें सारा आपका जो जूनियर क्लासेस में आप पढ़ाई करके आए हो वो सब रिवीजन हो जाता है। तो ये चैप्टर मुझे बहुत पसंद है। आपको केमिस्ट्री पढ़ने के लिए ये चैप्टर पढ़ लो आप 11th का, आपको जूनियर क्लासेस में जो भी पढ़ा होगा, जो आप भूल गए होगे, वो आपको सब याद आ जाएगा। तो मास होता है कि अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, जो भी सब्सटेंस में अमाउंट प्रेजेंट होता है उसे हम मैटर कहते हैं। वेट क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो भी अर्थ होती है, आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल जिसे कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ, वो अर्थ अपनी तरफ फोर्स लगाती है ऑब्जेक्ट पर, तो वो जो फोर्स लगता है ना, उसे हम लोग वेट कहते हैं। इसीलिए कहते हैं मास आपका कांस्टेंट रहेगा पर वेट आपका डिस्टर्ब होगा, क्योंकि वेट आपका ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करने लगा है। मास आपका अमाउंट पर डिपेंड करता है, अमाउंट तो आपका कहते हैं कहीं पर भी जाओगे तो चेंज नहीं होता है, फिक्स्ड रहता है। बट जो वेट होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है, इस वजह से वो क्या कहते हैं, चेंज होता रहता है। ये आपको समझ में आ गया? The mass of a substance is constant, whereas its weight may be vary from one place to another place due to change in gravity. You should be careful in using these terms. देखा, हम लोग ये थे हमेशा वेट मास ऐसे कॉमनली यूज़ करते रहते हैं, बट इसने भी वही बात कही है जो मैंने अभी आपको बताया था। मास आपका कांस्टेंट रहता है, मास किसी भी सब्सटेंस का कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो अमाउंट को दिखा रहा है। पर जो वेट होता है ना, वो चेंज करता है क्योंकि वो फोर्स पर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड कर रहा है। तो आप कहीं पर भी जाओगे, अगर कहते कहीं मून पर जाते हैं, जैसे बोलते नहीं है आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन आता है कि हम मून पर गए, चांद पर गए तो हमारा क्या वेट रहेगा, यहाँ रहे तो क्या वेट रहेगा, वो सब ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है आपका वेट। मास ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली इन लेबोरेटरी बाय यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस। हम लोग जो कहते हैं ना वेट हम पता करते हैं, सॉरी मेरे को थोड़ा सा जुकाम भी है तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी डल हो सकती है, बट नेवर द माइंड, हर चीज़ चेंज होती रहती है तो ये जुकाम भी चला जाएगा। मास ऑफ द सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली इन लेबोरेटरी बाय यूजिंग एनालिटिकल बैलेंस। इसमें हमने वेट का यूज़ नहीं किया है, इसमें हमने मास पता करने की कोशिश करी है, क्योंकि मास आपका कांस्टेंट रहता है, उसको आप पता कर सकते हो। तो हमने मास के लिए देखो 1 kg इक्वल टू 10³ ग्राम। ठीक, ये आपका कहते हैं मास। आप ये थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, मास देखो एक बेस, क्या कहते हैं, एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है, उसके लिए हमने जो SI यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, इसको हम kg से डिनोट करते हैं। तो हमें पता चल गया मास हमारा क्या कहते हैं, थोड़ा इधर आ जाओ प्लीज। तो मास हमारा 7 बेस यूनिट्स में आता है, तो उसमें एक क्या कहते हैं, हम इस जो ये इक्वेशन है इसको याद रखने की ज़रूरत है आपको। थोड़ा सा मैं ये मार्क लगा देती हूँ, ये इसलिए क्योंकि ये टर्म, ये इक्वेशन जो है आपकी, ये यूनिट कन्वर्जन जो है आपका, वो आप जो आगे क्वेश्चंस करोगे उसमें यूज़ होते हैं। तो कुछ आपको कहते हैं ये यूनिट कन्वर्जन्स याद रखने होंगे दिमाग में, ये आपके हायर क्लासेस में भी यूज़ होंगे, अभी भी यूज़ होंगे, हमेशा यूज़ होते हैं। तो इन चीज़ों को हमेशा याद रखना है। ये फिजिक्स में भी यूज़ होगा, ये मैथ्स में भी यूज़ होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री में यूज़ होगा, ये आपका फिजिक्स में भी यूज़ होगा, मैथ्स में भी यूज़ होगा। तो इसको याद रखना है, 1 kg इक्वल टू 10³ ग्राम। अब हम आते हैं अपने दूसरे टर्म पर जो है वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस। इसमें हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन इट, मास को। बट वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ स्पेस, जो हमारा सब्सटेंस होता है वो कितनी जगह घेर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसका वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ स्पेस, स्पेस मतलब जगह, कितना जगह पर वो ऑक्यूपाई कर रहा है वो सब्सटेंस, तो उसे हम कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट क्या है, लेंथ टू द पावर 3, जिसकी SI यूनिट हमें पता है, लेंथ की SI यूनिट मीटर होती है, और मीटर को हमने लेंथ वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो लेंथ टू द पावर 3 इक्वल टू SI यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर टू द पावर 3। अ कॉमन यूनिट लीटर विच इज़ नॉट एन SI यूनिट इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड।
देखो वॉल्यूम देखें, हम नीचे आ जाते हैं। देखो वॉल्यूम यहाँ हमारा बेस 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आ रहा है, तो जो हमारा वॉल्यूम होता है वो हमारा क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमने डिफरेंस कल समझा था ना, 7 बेस जो फिजिकल क्वांटिटी है वो डिराइव्ड नहीं होती, उससे अदर यूनिट्स डिराइव्ड होती हैं। तो उसी प्रकार वॉल्यूम जो है वो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आता है, लेंथ आता है। तो लेंथ से हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम को डिराइव करेंगे, और उसके लिए हमने यूनिट क्या रखी है, एसआई यूनिट, लेंथ टू द पावर 3। इसको हम कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट में, तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, मीटर टू द पावर 3। ये हमारा वॉल्यूम का एसआई यूनिट आ गया। अभी देखो इसमें एक टर्म यूज़ किया गया लीटर। हमें कॉमन लैंग्वेज में पता है लीटर क्या होता है, वॉल्यूम को ही डिटरमाइन करने के लिए हम एक यूनिट बना रखे, बट ये एसआई यूनिट नहीं है, ठीक। इसको बस कॉमनली हम यूज़ करने के लिए बनाते हैं। जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में, हम नया एक पेज और ऐड ऑन कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने लास्ट पेज पढ़ा है उसमें थोड़ा याद करने वाली चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें थोड़ी कम हैं। तो हम कहते हैं अभी एक और पेज स्टार्ट कर दें, जिससे मुझे लगता है थोड़ा सा आपका टॉपिक और जल्दी कंप्लीट हो। वैसे भी मैं एक एक पेज ही समझा रही हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा और नॉलेज गेन कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जिसको हमने बोला कि लीटर से डिटरमाइन करते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ml, 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये आपकी बहुत कॉमन चीज़ें हैं। अब कैसे लोग पूछते याद कैसे रखें, याद ही नहीं होता बेटा। इसका एक ही सिंपल फॉर्मूला है। आप क्या कहते, जैसे स्टोरीज याद करते हो या कुछ भी ऐसे याद हो जाती ना चीज़ें, वैसे ही करना है। क्या करना है, आप सो रहे हो तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, इसकी ये यूनिट होती है, इसका यूनिट कन्वर्जन ये होता है। सुबह उठो या कहीं घूमने जा रहे हो तो रास्ते भर में आँखों से देखोगे ना चीज़ें, बट मन में आपका क्या चलना चाहिए, इसकी यूनिट ये होती है, इसकी यूनिट ये होती है। देखो याद हो जाएगा। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ml, 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ये आपको याद होना चाहिए। In the laboratory, volume of liquid or solutions can be measured by graduated cylinders, burette, pipette, etc. अभी देखो आपने केमिकल प्रैक्टिकल्स तो सबने ही थोड़े बहुत तो किए ही होंगे 11th क्लास में आने से पहले। अगर नहीं भी किए हैं तो आप 11th-12th में थोड़े से केमिकल प्रैक्टिकल्स करोगे, लेबोरेटरी जाओगे अपनी, और हायर क्लासेस में भी थोड़ा बहुत तो आप यूज़ करोगे केमिकल प्रैक्टिकल्स। तो क्या कहते हैं, इसमें जो हम वॉल्यूम किसी भी लिक्विड का मेज़र करते हैं तो हम उसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो होता है ग्रेजुएटेड सिलेंडर, इसमें ब्यूरेट ये हो गया, पिपेट ये हो गया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ये हो गया। ये सब हम बताए इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं किसी भी केमिकल प्रैक्टिकल्स में वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन को मेज़र आउट करने के लिए। ठीक, इतना समझ में आ गया। ये आप क्या कहते हैं, अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया है तो आप गूगल खोलिएगा, गूगल में ये सारे नाम डालिए, आपको उसका देखो डायग्राम जो मैंने बनाया है ना, ये ऐसे ही दिखता है, बट आपको थोड़ा रियलिस्टिक देखना है तो आप गूगल खोलिएगा, उसमें क्या कहते हैं आप डालिएगा ये सारे नाम, आपको सही सही सब दिख जाएगा। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें ये समझना है कि क्या कहते हैं, अभी थोड़ा सा मैं रियल लाइफ एग्जांपल हूँ। जब आप दूध लेने जाते हो दूध वाले के पास, तो दूध वाला आपको क्या कहते हैं, एक वो क्या कहते हैं उसे, एक इक्विपमेंट उनके पास भी होता है जिसमें आप वो दूध मेज़र करके आपको डालते हैं। तो उसको भी हम कह सकते हैं वॉल्यूम मेज़र करने के लिए एक इक्विपमेंट यूज़ किया जा रहा है। ठीक, अभी हम क्या कहते हैं, देखो आज है एकादशी, तो बाहर थोड़े से गाने हो रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा है, हमारा पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक ही अच्छा है, ऐड ऑन हो जाएगा, तो पर आपको ध्यान यहीं रखना है। ठीक, डेंसिटी एक यूनिट यूज़ करते हैं। 2 प्रॉपर्टीज़ मास एंड वॉल्यूम डिस्कस अबव आर रिलेटेड एज फॉलोज। देखो डेंसिटी कुछ नहीं होती है, किसी भी सब्सटेंस का मास और वॉल्यूम को कोरिलेट कर एक प्रॉपर्टी बना दी गई है डेंसिटी, जिसको क्या होता है, सिंपली मास अपॉन वॉल्यूम।
किसी भी मैटर का मास और उसके वॉल्यूम का डिवाइड कर देते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, डेंसिटी। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी भी देखो, डेंसिटी हमारा 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी में तो आ नहीं रहा है, तो उसको भी हम किसी से डिराइव करेंगे। तो मास और वॉल्यूम के बेसिस पर हम डेंसिटी की एसआई यूनिट निकालते हैं। मास का हमें एसआई यूनिट पता है किलोग्राम, और वॉल्यूम का हमें पता है मीटर क्यूब। ये इसको काट दो, ठीक, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये देखो इसकी एसआई यूनिट आ गई। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टेल अस अबाउट हाउ क्लोजली इट्स पार्टिकल आर पैक्ड। डेंसिटी हमें बताता है कि किसी भी सब्सटेंस में उसके जो पार्टिकल्स है वो कितने क्लोजली अटैच्ड है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। इफ़ डेंसिटी इज़ मोर इट मीन्स पार्टिकल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड। अगर डेंसिटी ज़्यादा होती है ना तो ये बताता है कि उसमें जो पार्टिकल्स उस सब्सटेंस में हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं, मतलब उनके बीच में कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, उनके बीच में गैप थोड़े कम है। जैसे हम सॉल्ट ले सकते हैं। अब हमारा दूसरा यूनिट वो प्रॉपर्टी आती टेम्परेचर। 3 कॉमन स्केल्स टू मेज़र टेम्परेचर। देखो मैंने कहा ना ये चैप्टर बहुत मस्त है। आप उसमें जो भी जूनियर क्लास में पढ़े हो, अगर आप वो भूल चुके हो तो ये चैप्टर आप पढ़ लोगे ना, आपको सब कुछ रिवाइंड हो जाएगा। टेम्परेचर की हमें पता है कॉमन मेथड, कॉमन स्केल्स क्या हैं टेम्परेचर मेज़र के, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, डिग्री, केल्विन। जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन। हमें पता है टेम्परेचर 7 बेस यूनिट्स में आता है, तो उसका जो एसआई यूनिट है उसे केल्विन कहते हैं। Thermometer with Celsius scale are calibrated from 0 to 100 degree Celsius, where these are the temperature are freezing point and boiling point of water. हमें पता है थर्मामीटर जो होता है उसमें जो टेम्परेचर दिखाया जाता है वो डिग्री सेल्सियस में दिखाया जाता है। वो 0 to 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसमें 0 आपका क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस जो आपका होता है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। फ़ारेनहाइट स्केल इज रिप्रेजेंटेड बिटवीन 32 डिग्री एंड 212 डिग्री। ठीक, ये आपको याद रखना होगा। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए, ये आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स में भी पूछी जाती हैं। तो फ़ारेनहाइट की क्या कहते हैं, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और केल्विन को अगर हम डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना 273.15 को हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। फ़ारेनहाइट इतना कॉमनली यूज़ नहीं होता है, पर जो केल्विन होता है वो आपका हर जगह यूज़ होगा, क्योंकि केल्विन ही आपका टेम्परेचर का एसआई यूनिट है। तो उसमें ज़्यादातर मेजरली अगर कोई डिग्री सेल्सियस में दिया गया है तो उसे हमें केल्विन में कन्वर्ट करके अपनी इक्वेशन, अपने क्वेश्चंस को कभी कभी आंसर्स दिया जाता है। तो ये आपका तो कॉमनली यूज़, ये आपको याद हो जाएगा। पर फ़ारेनहाइट वाली इक्वेशन जल्दी किसी को याद नहीं होती, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ ही नहीं होती है। जब आप दिमाग में बहुत चीज़ों को बार बार रिवाइंड करते रहते हो ना, तब आपको दिमाग में वो चीज़ें जल्दी घुस जाती हैं। जल्दी की बात नहीं, घुस जाती हैं। तो फ़ारेनहाइट वाला कम यूज़ होता है तो वो नहीं इतना दिमाग में होता है, पर केल्विन वाला यूज़ बहुत होता है, इसलिए वो दिमाग में रहता है। पर हमें ये याद रखना है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री सेल्सियस को हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करने की इक्वेशन है। Temperature below 0 degree Celsius is a negative value are possible in Celsius scale, but in Kelvin scale negative temperature is not possible. देखो 0 डिग्री सेल्सियस हमें पता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस ये हमने एक वो ले लिया मेजरमेंट स्केल। तो हमें पता है 0 के इस साइड वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है, इस साइड वाली वैल्यू निगेटिव होती है। तो 0 के बिलो मतलब कि कम करते हैं जब 0 से टेम्परेचर को, तो उसकी वैल्यू निगेटिव होती है। तो डिग्री सेल्सियस में तो ये मेज़र की जा सकती है, पर केल्विन स्केल में इनको मेज़रमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि 0 क्यों नहीं किया जाता है। देखो आपको पता है, इसको अगर मैं 0 इसमें अगर मैंने इस इक्वेशन में अगर मैंने -1 डिग्री सेल्सियस ले लिया, ठीक, अब हम इस इक्वेशन में लिखेंगे तो -1 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक। तो आपको पता है कि ये वैल्यू जो है केल्विन में, जो वैल्यू ये आएगी वो पॉजिटिव आएगी।
मतलब कि जो 273.15 वैल्यू है ये इतनी ज़्यादा पॉजिटिव होती है कि अगर डिग्री सेल्सियस में कोई निगेटिव वैल्यू भी हम डालते हैं टेम्परेचर की, तो वो वैल्यू जो देगा वो केल्विन में पॉजिटिव ही देगा। अगर आपकी पॉजिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, आप नेगेटिव वैल्यू कोई ऐड ऑन करते रहते हो, तो उसकी वैल्यू एट लास्ट पॉजिटिव ही आने वाली होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि केल्विन में जब भी आपका टेम्परेचर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आता है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। आज हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं, थोड़ा सा हमारा लेक्चर बड़ा भी हो गया है। तो हम कल फिर से नए पेज के साथ आएंगे और ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़िए, आपको सब रिवीजन भी हो जाएगा अपने जूनियर क्लासेस का, और आपके जो अब नए चैप्टर्स आएंगे तो उनके लिए आपके लिए बेनिफिट्स भी रहेंगे क्योंकि आपको पुराना याद होगा। तो आज के लिए हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्ट कर रहे हो मुझसे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू।